हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हम लोग का सेकंड वीडियो है सीरीज का, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें 20 के से 1 लाख रुपीस बनाना है। उसके लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। एंड आज का दिन बेहतर था काफी दिनों से। एक्चुअली मैं जो जिस चीजों से स्ट्रगल कर रहा था उनको मैंने थोड़ा सा फिगर आउट किया है, तो मुझे काफी ठीक लगा है। सो देखो यार, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक शीट बनाई है मेरे लिए कि मेरे से गलती कहाँ कहाँ हो रही है, क्या क्या ट्रेड्स ले रहा हूँ। मैं इस पे भी आऊंगा बाद में। पहले मैं आज के ट्रेड के ऊपर चलता हूँ कि मैंने ट्रेड्स लिए कौन कौन से हैं और क्या क्या उसके मेथड्स थे। आप एक मिनट किए, मैं जरा निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ। देखो ये निफ्टी का चार्ट मैंने खोला हुआ है और मैं ऑप्शन चेन का डेटा पे ही ट्रेड कर रहा था। तो डेटा देखो मॉर्निंग में क्या था, जो 24,300 का स्ट्राइक था, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 24,300 का जो स्ट्राइक था, इस पे कॉल और पुट बायर्स दोनों लोगों बराबर थे, बट कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे और बहुत हेवी राइटिंग करते आते स्ट्राइक प्राइस पे। तो मैं मॉर्निंग में मैंने वेट किया, ये गिरा, मैंने कहा ठीक है वेट करता हूँ। और जैसे ही इसने यहाँ पे बाउंस किया और ये 300 पे जैसे आया, तो मैंने 300 पे इसको बेच दिया। मतलब एक पुट मैंने खरीद दिया यहाँ पे, शॉर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने खरीदा और नीचे जैसे आया यहाँ पे ही, तो यहाँ पे मुझे 5-7 पॉइंट मिले, तो मैंने इस पे ना प्रॉफिट बुक कर लिया, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे अभी थोड़ा सा फियर फील हो रहा है मार्केट के अंदर, कि जब प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो एक वो रहता है कि यार मैं ट्रेड में रुक नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद आपने देखा कि वो जो मैंने जो बाय किया था, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या प्राइस पे बाय किया था। मैं इसको हटा देता हूँ। और मतलब मैं डेली बहुत अच्छे से ट्रेड्स ले रहा हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा हूँ उनमें, तो थोड़ी गलती वही हो रही है। फिर देखो यहाँ पे ये यूनिलीवर तो हटाते हैं। देखो ये मैंने लिया था मॉर्निंग में 9:52 पे। अब मैं 9:52 आपको दिखा देता हूँ, अभी मार्केट लाइव ही चल रहा है। 3 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। 952, देखो ये वाली कैंडल पे 951 52 वाले पे, जैसे ये 24,300 इसने टच किया, मैंने यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना ली। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, तो इतना मेरा स्टॉप लॉस था। मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअली ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर ही था। 400 के आसपास मैंने पकड़ के चला था। बट स्टिल क्या हुआ, जैसे ही प्राइस यहाँ पे फॉल किया, यहाँ तक आया, तो मैंने यहाँ के बीच में प्रॉफिट बुक कर दिया और फिर मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया। जबकि मुझे होल्ड करना था। और आपने उसके बाद देखा, जो ये प्रीमियम है, ये 131 122 मैंने दो प्राइस पे लिए थे, एवरेज कर लिया था दो दो लॉट को। और ये था 24,200 का पुट, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने लिया कब था और फिर ये कैसे गया। 24,200, देखो यार, ये मैंने लिया था ये 952, मतलब यहाँ पे कहीं लिया रहेगा मैंने, ये वाले एरिया पे, यहाँ पे 131 के आसपास। उसके आते मार्केट एकदम से शार्पली फॉल करता गया और इस प्रीमियम ने हाई बनाया 450 रुपीज का। यानी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 450 तो नहीं पकड़ते, 400 पकड़ लेते हैं कि भाई पूरा तो होल्ड नहीं करता मैं। 400 माइनस 131 भी करते हैं तो 269 पॉइंट्स मिलते हैं मुझे एक सिंगल लॉट पे। यानी 6,700 होता है। और मैंने 4 लॉट होल्ड किए थे, तो इंटू 4 करता हूँ तो आप देखो, मतलब लगभग इतना प्रॉफिट मुझे अब बनता। लेकिन ये मेरे से छूट गया बिकॉज ऑफ फियर। सो मैं बेसिकली, देखो यार, ट्रेड्स तो मुझे काफी अच्छे मिलते हैं, मेरी एंट्री भी सही होती है, चीजें सारी कुछ सही होती है। बट दिक्कत ये है कि कुछ दिनों से मैं चीजें को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मुझे रेक्टिफाई करना है। एंड वो रेक्टिफाई कर लिया, तो ये 20 के टू 1 लाख रुपीज हमने महीने का रखा है, ये विद इन अ वीक भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी तो मार्केट के अंदर इतना ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो मतलब इजीली अचीव हो सकता है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले मैंने फ्राइडे के दिन जो एक प्रीमियम बाय किया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 24,800 का मैंने पुट बाय किया था उस दिन। आज तो गैप अप हो गया, क्योंकि इंडिकेशन थे कि गैप अप होगा और काफी सेलिंग आएगी, वो सब तो था। तो देखो यार, मैं आपको ऑर्डर्स में दिखाता हूँ पहले कि मैंने किस लेवल पे उस दिन बाय किया था और फिर कहाँ निकल गया था और कैसे हमें करना चाहिए था। ये जितने भी मतलब अच्छे-अच्छे ट्रेड्स हैं, वो सब मैं था उनके अंदर, लेकिन मैं उनके अंदर टिका नहीं, बस वही तो थोड़ी बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से चीज़ें सही हुई नहीं। अपन आते हैं निफ्टी पे। आई थिंक 2 अगस्त का ही है, हाँ ठीक है, करेक्ट है। ये देखो यहाँ पे, ये मैंने ये दिख रहा है 24,800 का जो पुट है, मैंने बाय किया था 141 पर, 150 मैंने सेल कर दिया था। अब 141 पे, ये 2 अगस्त की बात है, मॉर्निंग मतलब 11 बजे मैंने बाय किया था। अब मैं यहाँ पे प्रीमियम खोल के दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया ये वाला। देखो 151 के आसपास था, ये कहाँ गया। 141 में मैंने बाय किया था और इसने हाई बनाया था 250 के आसपास, तो सेम डे ये 250 चला गया था। तो मैंने ये एक ट्रेड छोड़ दिया, 10 पॉइंट लेके मैं शांत बैठ गया। उसके बाद आज ये गिरा, तो आज इसने 933, मतलब 900 रुपए पकड़ो। तो अगर मैं इसको होल्ड भी करता,
तो अपन पकड़ते हैं 900 माइनस 141, तो 700 पॉइंट मुझे मिलते हैं एक सिंगल मतलब लॉट के अंदर। एक सिंगल लॉट होल्ड करना कोई बड़ा डील भी नहीं है, हार्डली 2-2,500 रुपए लगते हैं और 18,000 रुपए सिंगल लॉट ही बना के देता मुझे। हालाँकि ये मैं कर सकता हूँ, बट स्टिल मैंने बोला ना आपको कि फ़ियर और ये सब चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। एक बार वो सॉर्ट आउट हो जाएगी तो फिर पैसा बनाना मार्केट तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। डिसिप्लिन और साइकोलॉजी एक बार बिल्डअप होगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो मार्केट के अंदर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट आपका, अभी हालाँकि मैं रिस्क मैनेजमेंट तो फ़ॉलो कर रहा हूँ, बट प्रॉफिट्स की तरफ मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मैं स्टॉप लॉस वगैरह ये सब चीज़ें तो प्रॉपर फ़ॉलो कर रहा हूँ, बट प्रॉफिट्स के लिए कैसे लंबा जाना है उसमें मुझे दिक्कत हो रही है, तो बस मैं उसपे ही वर्कआउट कर रहा हूँ। तो देखो मेरे से एक ये ट्रेड छूटा 2 तारीख को, फिर मुझसे आज भी ट्रेड छूटा और एक मॉर्निंग में मेरे से गलती और हुई, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मॉर्निंग में मेरे से एक ट्रेड और छूटा है। मैंने ना फ्राइडे के दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर होल्ड किया हुआ था। ये देखो मैंने खरीदा हुआ था ये फ्राइडे के दिन। मैंने खरीदा था 41 रुपीज़ पे। फिर मैंने इसको बेच दिया था आज के दिन में ही, प्राइस क्या दिख रहा है 40 रुपीज़ के आस-पास मैंने इसको बेच दिया था। तो मैंने इस पे ₹600 का लॉस बुक किया। जबकि देखो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तो एफएमसीजी ना स्पेशली अच्छा रिएक्ट करता है और एफएम मतलब मार्केट अगर गिर रहा है तो एफएमसीजी ना अच्छा रिएक्ट करता है और एफएमसीजी भागता है ऊपर की तरफ। तो मैंने इसी को देखते हुए पोज़ीशन बनाई थी यूनिलीवर के अंदर। मैंने बाइंग की थी 2700 के लेवल पे, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नीचे भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और ऊपर भी अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ से। तो मैंने यहीं के लिए बाय किया था। अब देखो आज मॉर्निंग में मार्केट हल्का सा कैप डाउन खुला 16 पॉइंट और फिर ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट के आस-पास आया तो मैं निकल गया। मैंने कहा यार कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। मतलब ये भी मेरा कन्फर्म था, बट स्टिल मैं इससे भी बाहर हो गया, तो यहाँ भी मुझे एक बड़ा लॉस हुआ। मतलब ट्रेड में नहीं रुकने का बड़ा लॉस बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कहीं मैंने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद मार्केट 42 तक चला गया। मैं इसकी प्रीमियम का वैल्यू दिखाता हूँ कि प्रीमियम का वैल्यू बढ़ा कितना। मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने बाय किया था 2760। 1 मिनट रुकिए, मैं कौन-सा वाला बाय किया था? मैंने यूनिलीवर का बाय किया हुआ था 2740 का मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था। ठीक है? अपन आते हैं 2740, ये तो 60 खोल दिया मैंने, 2740 ये रहा। तो यार देखो ये मैंने 41 रुपीज़ पे बाय किया था, 41 पॉइंट कुछ पैसे पे, यानी यहाँ पे मैंने बाय किया था और उसके बाद इसने हाई बनाया सीधा 61 रुपीज़ का। मैं कह रहा हूँ 60 पकड़ लेते हैं। तो अगर देखो मैं इस पे अगर होल्ड करता, एक लॉट में ना 300 शेयर्स आते हैं। 300 इंटू मतलब 61 में थे 42, मतलब ₹18 के आस-पास पकड़ो मोटा-माटी। तो 5,500 मेरे यहाँ बनते, मेरे से एक ये भी छूटा। तो मैं कंटीन्यूअसली ट्रेड सही ले रहा हूँ, सब कुछ सही जा रहा है, बट एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो शायद नहीं आ पा रहा है, या फिर थोड़ा-सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी के चक्कर में प्रॉब्लम आ रही है। तो एग्ज़ैक्टली मैं ये नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कंटीन्यूअसली मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ और एक और ट्रेड आपको दिखाता हूँ, वो तो आप शॉक हो जाओगे देख के। देखो मैंने यूनिलीवर पे यहाँ पे एक पुट का पोज़ीशन बनाया था ये। मैंने पुट का पोज़ीशन बनाया था ये 12 बज के 6 मिनट पे, 31 रुपीज़ पे लिया मैंने और फिर 1 घंटा मैंने ट्रेड को होल्ड किया। 1 बज के 12 मिनट पे ये मैंने ₹30.95 बेच दिया। अब मैं यूनिलीवर का एक बार आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ। मैंने 1 बज के, टाइम आप देख लो यहाँ पे, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। 1 बज के किधर गया? 12 मिनट में मैंने इसको बेचा, है ना? इसमें मैं टाइम फ्रेम और छोटा कर देता हूँ। ये कैंडल थी 1 बज के, मतलब ये वाली कैंडल थी 1 बज के 12 मिनट वाली, ठीक है? जैसे ही मैंने भेजा उसके बाद देखो मार्केट में शार्प फॉल आया और जो प्रीमियम था ये किधर गया, ये वाला 31 रुपीज़ का जो मैंने 30 रुपीज़ में बेचा। अब मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ कि कितने का प्राइस था, गया है हाई इसका। देखो यहाँ की मैंने ये 12 बज के, 1 बज के 6 मिनट के आस-पास, उसके बाद इसने हाई बनाया 36 रुपीज़ का। तो मैंने 31 पे बाय किया था, अगर मुझे 5 पॉइंट भी मिलते तो 300 के हिसाब से 5 पॉइंट से मेरा ₹1500 यहाँ भी बनता। तो एक ये भी छूटा, ये तो बाय मिस्टेकली, आई डोंट नो कैसे छूट गया मेरे से। मैं 1 घंटे के हिसाब से था और फिर ये जैसे ही हुआ तो मैं निकल गया इससे, एग्ज़िट कर लिया। तो कंटीन्यूअसली मैं सही ट्रेड्स की तरफ जा रहा हूँ, बट वो ट्रेड्स में मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, वही दिक्कत आ रही है। फिर मैंने एक और ट्रेड लिया निफ्टी में, वो आपको बताता हूँ। ये मेरे एकदम प्रॉपर सेटअप पे था। ये मेरा एकदम फेवरेट सेटअप वाला ट्रेड है, जो मैं हमेशा करना पसंद करता हूँ। रिट्रेसमेंट पे बाय करता हूँ। रिट्रेसमेंट देखो मैं कैसे निकालता हूँ, मैं फिबोनाची टूल यूज़ कर लेता हूँ, वीवैप भी लगा सकते हो या फिर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब वीवैप ही हो गया वो। एक एवरेज ट्रेडिंग प्राइस होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे मैं फिबोनाची लगाता हूँ, जैसे ये हाई हो गया और ये लो हो गया, मैंने लो और हाई पकड़ लिया कि भाई ये हो गया।
अब मैं जो एंट्री करूँगा ना नीचे की तरफ, अब मुझे क्लियर हो गया, देखो मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई मॉर्निंग से कि भाई मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है, जैसे ही बाउंस करता है तो मैं बाउंस पे सेल करता हूँ ये लेवल पे। ये मेरा फेवरेट सेटअप है। मैं ब्रेकआउट्स वगैरह ट्रेड नहीं करता, मैं रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करता हूँ, ये मुझे ज़्यादा सूट करता है। तो देखो मार्केट नीचे आया और मेरा रूल है कि मैं 38% पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, ये मैं इग्नोर करता हूँ, ये भी मैंने छोड़ा। उसके बाद मार्केट बाउंस किया, बाउंस किया, बाउंस किया और ये लेवल पे मुझे सेल करना था और मैंने सेल करके यहाँ से यहाँ तक का एक प्रॉफिट बुक किया। बट इसमें मेरे साथ गलती क्या हुई, इसमें अब देखो मॉर्निंग से मेरे से 2-3 ट्रेड छूटे, अच्छे-अच्छे ट्रेड छूटे। तो क्या होता है ना आपके अंदर एक फोमो आ जाता है कि यार अब मेरे से ट्रेड छूट ना जाए। तो मेरे से गलती क्या हुई कि जो इसके अंदर लेवल था 24,100 का, एक मिनट की मैं आपको एग्ज़ैक्टली क्लियर कर देता हूँ कौन-सा लेवल था। 24,000 इसके बाद से यहाँ पे 100 के आस-पास, ठीक है। 100 नहीं यार, मैंने एक्चुअली यहाँ पे ही एंट्री बना ली थी, ये लो लास्ट रेजिस्टेंस है ना इसके पास, जहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल दिखा ना मुझे, तो मैंने यहाँ की एंट्री, तो ये मैंने फोमो में आके एक जल्दी एंट्री बना ली यहाँ पे और मेरा टारगेट स्ट्राइक प्राइस था 24,000 एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। 24,000 का स्ट्राइक प्राइस था मेरा, ठीक है? तो देखो इसमें मेरे से गलती क्या हुई मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसमें मेरे से गलती क्या हुई, मैंने खरीद लिया ये प्रीमियम ₹200 में, ठीक है? अब ₹200 मेरा प्राइस था। और मुझे इसके टारगेट लग रहे थे कि यार ये 24,000 ना टूटेगा और ये टूटेगा तो फिर नीचे सपोर्ट 23,600 पे है। तो मेरा व्यू ये है कि मार्केट यहाँ से 400-500 पॉइंट नीचे टूटना चाहिए, ठीक है? तो मैंने उस हिसाब से ये प्लान किया था। अब मैंने ₹200 पे लिया है इसको, उसके बाद मार्केट ना यहाँ से और कुछ 100 पॉइंट चला गया आगे, तो मेरा जो प्राइस था ये पहुँच गया 150। अब मेरे लॉट्स के हिसाब से यार मेरा स्टॉप लॉस मैंने वाइड रखा था, मतलब 70-80 पॉइंट्स का रखा था। सो अब मेरा बाइंग प्राइस 150 पहुँच गया, तो ऑलरेडी मैं 5-6 हज़ार के लॉस में दिखा रहा था। तो जब यहाँ से नीचे तक आया तो फिर ये प्राइस मैक्सिमम 210 ही पहुँच पाया। तो मैंने 206-7 के आस-पास बुक किया और मैं इससे बाहर हो गया, तो कुछ खास पैसा नहीं बना। गलती इसमें ये हो गई, जल्दी एंट्री कर ली, अगर मैं सही टाइम पे एंट्री करता 150 या 160 के बीच में एंट्री करता, तो फिर 210 तक जाता तो मेरे 40 से 50 पॉइंट मिलते, तो मेरे 4 से 5 हज़ार रुपए यहाँ बन जाते। बट गलती ये हो गई कि गलत तरीके से एंट्री कर ली फोमो में आके और यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद मैंने एक और छोटा-सा ट्रेड यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने 4-5 पॉइंट बुक किए, मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल सा अपना टारगेट दिन का आ जाएगा, तो मैंने बुक यहाँ पे 4-5 पॉइंट बुक किया और मैंने ट्रेडिंग आज क्लोज़ कर दी। उसके अलावा मैंने बीच में कुछ और छोटे-मोटे ट्रेड लिए। अब देखो यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि कैसे रुके या ट्रेड मैं कर रहा हूँ सही भी है कि नहीं है। है तो सही मुझे पता है, बट स्टिल कई बार क्या होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पाता। तो मैंने इसके लिए एक शीट बनाया और मैंने उसपे लिखना स्टार्ट किया कि यार एटलीस्ट मैं राइट करता हूँ तो थोड़ा-सा मुझे एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने 1 तारीख का लिखा कि 1 तारीख को मैंने ट्रेड लिया था, ये तो ज़ीरो हो गया था प्रीमियम। कुछ 400-500 रुपए बने थे, मैं निकल गया था। नेक्स्ट डे मैंने एक ट्रेड लिया था, तो उसमें मुझे ₹1000 का लॉस हुआ था। फिर 3 तारीख को मुझे प्रॉफिट हुआ ₹1000 का। सॉरी, हाँ 3 तारीख को, तो आज ही मॉर्निंग में मैंने एक ट्रेड में प्रॉफिट किया। उसके बाद फिर एक मैंने छोटा ट्रेड लिया तो वहाँ ₹10 का लॉस हुआ, तो मैंने ठीक है एग्ज़िट किया उसको। बीच में घुस गया था, इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं था, मार्केट फॉल कर रहा था तो मैं बीच में घुस गया फोमो में, ये भी मतलब बेकार ट्रेड था, गलती से घुस गया मैं। फिर एक और ट्रेड था ये, मार्केट में हल्का सा बाउंस आया तो मैंने फिर बेचा, तो फिर मैंने ₹500 बुक किए। देखो ये ट्रेड मैं लिया मिड कैप के अंदर मैंने ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि ये ₹36 का प्रीमियम था, क्योंकि एक्सपायरी थी आज। तो मैंने जैसे ही ये बाय किया तो ये तुरंत ही एकदम से बाउंस आया मार्केट में और ये ₹25 का हो गया। तो मेरा स्टॉप लॉस ही था ₹10 का। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो मैं स्ट्रेट से बाहर हो गया। ये भी मैंने एक बेटिंग के हिसाब से लिया था, ये मतलब इसमें कुछ खास नहीं था। तो लग रहा था कि मार्केट जैसे निफ्टी वगैरह या बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटती है, तो निफ्टी स्पेशली तो मिड कैप वगैरह में ना ज़्यादा सेलिंग आती है। तो वो पर्पज़ से मैंने वो लॉजिक के साथ लिया था, बट इसमें कुछ साइन मतलब रिसर्च वगैरह कुछ नहीं था, ये बस प्योर बेट था कि ₹36 का मिल रहा है, ले लेते हैं, ₹10 का स्टॉप ले, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट तो गिर ही रहा है, बन जाएगा तो बन जाएगा। फिर मैंने एक और ट्रेड लिया यहाँ पे, फिर मैंने एक पुट बाय किया, कुछ 5-6 पॉइंट फिर बुक किए। फिर मैंने यूनिलीवर के अंदर पोज़ीशन बनाई, मॉर्निंग वाली भी मैंने मेंशन की है और अभी जो बाद में बनाई थी वो वाली भी मेंशन की है। तो दोनों में मुझे लॉसेस हुए, हालाँकि दोनों प्रॉफिटेबल हो सकते थे। यूनिलीवर में मेरे पैटर्न्स और मेरे मतलब जो एनालिसिस है बहुत अच्छा काम करता है। सो मैं उसको ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूँ। सो उसमें भी ड्यू टू मैं आज निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस था, तो वहाँ पे मैं इतना इतना फ़ोकस कर नहीं पाया, तो वो भी मेरे लॉस में गए। और लास्ट में जो ट्रेड था वो अच्छा गया, वहाँ भी मतलब रॉन्ग एंट्री हुई लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अच्छे प्राइस पे निकल गया। सो
मतलब ओवरऑल चीजें ये है कि लिखने के बाद ना मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैं ये वाले ट्रेड के अंदर जो उल्टा भी गया 4-5 का लॉस भी दिखा रहा था, मैं एटलीस्ट रुक पाया कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं सह लूंगा इसको, या तो टारगेट हिट होगा तो भी मैं देख लेता हूँ। सो ये 2 चीज़ों पे एटलीस्ट मैं इतना लिखने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, मैं रुक सकता हूँ। तो एक ये मुझे पता चला कि यार थोड़ा-सा मैं अपने ट्रेड्स को नोट डाउन करता हूँ, उनको लिख के थोड़ा-सा पढ़ूँगा और थोड़ा-सा समझूँगा, तो थोड़ा-सा मेरा ट्रस्ट बिल्डअप होगा और मैं थोड़ा-सा बैक टेस्टिंग का डेटा निकालूँगा तो मुझे और ज़्यादा अपने सेटअप पे ट्रस्ट होगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो रॉन्ग मेथड नहीं है, वो बहुत अच्छा मेथड है और मुझे उसको कंटिन्यू करना चाहिए। सो ये एक तरीका है जहाँ से हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। और मेरे पास एक अकाउंट और है जहाँ पे मैं इक्विटी को ट्रेड करता हूँ खाली। तो मैंने इक्विटी में देखो यार मार्केट फॉल कर रहा था तो मैंने कहा कुछ बाइंग कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो यार इसके अंदर मैंने ना मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एमटीएफ पे कुछ शेयर्स बाय किए हैं। एक तो ये किया हुआ है, इस पे मुझे लग रहा है कि यार ब्रेकआउट आएगा बहुत तगड़ा वाला। तो मैंने इस बिहाफ पे इसको बाय किया हुआ है, मैं वीकली वो लगा देता हूँ। देखो यार इसको एटलीस्ट ये 820 के आस-पास है, ये 860 तक तो जाएगा और अगर इसको तोड़ेगा तो फिर अच्छा ब्रेकआउट आएगा। और ये एक्चुअली फार्मा सेक्टर से है तो इतना कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं रिसेशन वगैरह का इस पे, मोस्ट ऑफ दी चल जाएगा। एक नेस्ले लिया था, नेस्ले पे भी मुझे ब्रेकआउट लग रहा है, नेस्ले भी अच्छा जाने वाला है। और एक आईडीएफसी फर्स्ट पे भी मैंने छोटा-सा बेट लिया है और एक ऑल कार्गो करके था, इस पे भी मैंने लिया है। बाकी सूज़लॉन मेरे पास था तो मैंने ये बेचा है, मैंने इस पे ज़्यादा मतलब ट्रस्ट है नहीं मुझे, तो मैं इसको 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके इसको सेल कर दिया। तो ये मैं सिर्फ खाली अपने बैक टेस्टिंग के लिए ही ट्राई करता रहता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। बाकी हम लोग अपने डेली वाले चैलेंज पे चलते हैं जिसको हम लोग को पूरा करना है। तो यार एटलीस्ट देखो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई। हालाँकि ट्रेड सब सही थे, हमारे मेथड सारे सही थे। मतलब कहीं भी गलती नहीं हुई है हर जगह पे। बस साइकोलॉजी के एंड पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इन टाइम उसको भी सही करेंगे और मुझे लगता है जितनी जल्दी वो सही हो जाएगी, तो पैसा बनाना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं ये लंबे-लंबे ट्रेड्स पकड़ के इसमें अगर मैं ₹20,000 पूरे ही डाल देता 2-3 दिन तक, तो मुझे लगता है ये 2 दिन के अंदर ही मेरा लाख रुपए हो जाता, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है इसमें भी। ईज़िली हो जाता। लेकिन अब वो है ना कि कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, फॉल दिख रहा है, गिर रहा है मार्केट, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है वहाँ पे रुकने की। और मैंने इसके पहले निफ्टी के लेवल्स भी दिए थे कल के वीडियो में, तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखा देता हूँ। मैंने ड्रॉ किए हुए हैं ऑलरेडी। तो मैंने इसके अंदर ड्रॉ किए हुए हैं, ये मैंने कल ही ड्रॉ किए थे कि ये 24,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मुझे लग रहा था ये 24,500 वाला लेवल अच्छा रहेगा, बट मॉर्निंग में क्या हुआ ना कि निफ्टी में ना बहुत ज़्यादा 350 पॉइंट का वो दिखा रहा था सेलिंग। तो उसकी वजह से एक काफ़ी लंबा गैप डाउन मिला। गैप डाउन के बाद एक हल्का-सा बाउंस आया और जैसे ही बाउंस आया तो वहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो नीचे आया देखो ये 24,000 का लेवल था। हालाँकि इससे नीचे गया 893 तक गया लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट। अब देखो यार सेलिंग कभी भी कैसी होती है ना, मार्केट का स्ट्रक्चर कभी नहीं टूटता भले कितना भी कुछ तूफान आ जाए। मार्केट यूँ आएगा, थोड़ा लंबा जाएगा यूँ लेकिन बाउंस करेगा ही करेगा, फिर नीचे जाएगा। ठीक है? तो स्ट्रक्चर हमेशा बनता है और कभी-कभी एकदम आता जाता है बहुत छोटे-छोटे रिट्रेसमेंट देता है तो वो हमको ट्रेड नहीं करना भाई, वो पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मेथड ही नहीं है। तो जो-जो मैंने लेवल्स बनाए थे तो देखो एक ये लेवल्स ड्रॉ किया था, ये किया था और इसके बाद मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था ये 679 या 700 के आसपास का, 600-700 के आसपास का, कि अगर मार्केट यहाँ से टूट गया, तो फिर 300-400 पॉइंट मुझे फॉल मिलना चाहिए। मेबी शायद कल मिले या फिर देखते हैं अभी क्या सेंटिमेंट बनते हैं आगे। उसके हिसाब से फिर आगे ट्रेडिंग प्लान करेंगे। मैं इंट्राडे ही रखता हूँ यार, रात को ओवरनाइट होल्ड करते हैं तो फिर नींद आने में दिक्कत हो जाती है कि कल क्या होगा? तो मैं ओवरनाइट नहीं होल्ड करता। तो भाई तभी हम लोग चलते हैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट की तरफ कि ग्लोबल मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स हैं। अभी आपको दिख रहा होगा यार देखो नैस्डैक, एस-एन-पी 500 ये सब नेगेटिव में दिख रहे हैं। डाउ भी नेगेटिव है और आपको एक स्पेशल चीज़ दिख रही होगी ये निक्की कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव जा रहा है। ये एक दिन में 12.5% गिर गया, मतलब जापान की हिस्ट्री में कुछ गिने-चुने दिनों पे ऐसा हुआ रहेगा कभी, अगर हुआ रहेगा तो। 12.5% एक सिंगल दिन डे के अंदर ही गिरा है। तो लेट्स सी इसको हम देखते हैं इसका क्या सीन है। देखो मैंने ये चार्ट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, वीकली चार्ट लगाया हुआ है। तो अगर हम इसको टॉप से काउंट करें कि भाई टॉप से ये गिरा कितना है पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर, तो आप देखोगे कि यार ये इंडेक्स ना लगभग साढ़े 26% 26.82% यानी लगभग 27% ये टूट चुका है। 11,500 पॉइंट नीचे इंडेक्स। तो आप देखो कि जापान में इतना ज़्यादा सेलिंग आ रहा है और रीज़न क्या है जापान में सेलिंग आने का, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। और जापान के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी इतनी सेलिंग क्यों आ रही है, उसका क्या रीज़न है? तो देखो एक तो रीज़न सबसे पहला अपना यूएस में जो अन अनएम्प्लॉयमेंट रेट के जो डेटाज़ आए हैं तो वो अच्छे नहीं है। वो डेटा आए हुए हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट एकदम हाईएस्ट है यूएस में, रिसेशन आने वाला है। तो अपन इसको रिसेशन ही लिख देते हैं सीधा, ठीक है? एक तो ये मैटर करता है। हालाँकि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती क्योंकि देखो मार्केट में ना हर एक चीज़ मतलब अलग तरीके से ही वर्क करती है।
ठीक है? अलग कैसे वर्क करती है इसके पहले भी मतलब कुछ दिन पहले कुछ डेटास और आए थे, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे कि भई सब अच्छा चल रहा है, रेट कट करना है, ये करना है, वो करना है, फिर सडनली कह रहे डेटा खराब आ गए, ठीक है? और इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार ये जो इज़राइल और इन लोग की ईरान की फाइट चल रही है तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो देखो यूएस में इन्वेस्टर्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, उनके आदमी नहीं मरने चाहिए, बाकी कोई मर रहा है, कट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो लोग किसी और के कुछ करने पे अपने स्टॉक्स नहीं बेचते और ना उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है? और जो मेजर कंसर्न मुझे लग रहा है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग की डेटा भी यूएस में वीक आए हुए हैं, तो एक वो भी रीज़न है, यूएस का रिसेशन भी है, ठीक है? इज़राइल-विज़राइल का सीन कुछ खास नहीं है, वो तो चलता ही रहता है, वो तो लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ गल्फ कंट्रीज़ हो उसके आजू-बाजू में कुछ ना कुछ फाइट चलती रहती है, ठीक है? अभी जो मेजर जापान के अंदर इश्यू क्या आ रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ, देखो जापान क्या करता है ना, जापान ना इंटरेस्ट फ्री डेट देता है लोगों को, फंड्स देता है। तो बड़े-बड़े जो हेज फंड्स होते हैं या फिर बड़े-बड़े जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली कंपनीज़ होती है ना, ये लोग क्या करते हैं ना, जापान से बोरो करते हैं एट चीपर इंटरेस्ट रेट यानी 0.1 या 0% पे और इसको लगाते हैं किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट में जहाँ से ये ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकें, जैसे 15% 20% जहाँ से कमा सकें। तो इन्हें बोरो किया कम में और कमाए ज़्यादा और बीच का डिफरेंस इनका प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरी ट्रेड बोलते हैं इसको, कैरी ट्रेड करना बोलते हैं, ठीक है? अब जापान ने क्या किया है ना, जो इंटरेस्ट रेट पहले 0.01 था या फिर 0.1 के आस-पास था, उसको ना इन लोगों ने 0.1 या 0 ही था लगभग, इसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया 0.25। भाई अगर ये 0.25 हो गया, इतना ही हो गया, तो लोगों में वो हो गया कि यार इतना इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ गया? अब देखो यार जो फंड उठाते हैं फंड मैनेजर, ये कोई लाख 2 लाख रुपए तो उठाते नहीं, ये लाखों करोड़ों में फंड उठाते हैं। अब लाखों करोड़ों पे जब ये इम्पैक्ट इतना सा आएगा, तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। सो वो एक रीज़न है कि लोग अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं और अब मेबी शायद फंड वापस जापान को देने वाले हैं या फिर जो भी करने वाले हैं, इसीलिए सब जगह सेलिंग आ रही है। अभी इंडिया को भी जापान ने कुछ 100 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री डेट दिया हुआ था एंड जब ग्लोबली जापान में भी जो पैसा दिया हुआ है वो निकलेगा स्टॉक्स से, तो जब स्टॉक्स में सेलिंग आएगी तो क्या होगा यार मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। अभी जापान का जो करेंसी है येन वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो। सो ग्लोबली सब चीज़ें कनेक्टेड है और ये एक मेन रीज़न है कि जापान के अंदर इतना ज़्यादा आपको इम्पैक्ट दिख रहा है कि जापान का इंडेक्स अलग ही गिरा चला जा रहा है, बाकी तो फिर भी संभल रहे, बट इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही सेलिंग है। तो ये एक मेन रीज़न है। बाकी इसके अलावा तो मुझे और कुछ खास रीज़न दिख नहीं रहा है। अब लेट्स सी ये कहाँ पे सपोर्ट लेता है, कहाँ पे चलता है। और देखो यार अपन लोग ट्रेडर है तो अपने को तो दोनों साइड पे जहाँ बड़े मोमेंटम मिले अच्छा है। क्रैश करे, कुछ भी करे, भाई जहाँ अच्छा मोमेंटम मिले मैं हम उसको लेके खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं तो भाई पोर्टफोलियो मैनेज करता नहीं हूँ, ना मुझे पोर्टफोलियो बनाने का शौक है। मैं इक्विटी में ट्रेड ही नहीं करता हूँ। मतलब इक्विटी के मतलब इक्विटी होल्ड नहीं करता हूँ। सो मैं प्योरली मतलब ट्रेडिंग पे ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और देखो इक्विटी वगैरह होल्ड भी करनी है तो यार उसके लिए कैपिटल लमसम चाहिए। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए पड़ा हो तो फिर उसको आप डालो, इन्वेस्ट करो तो फिर आपको मज़ा भी आता है। अब लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए के फंड्स बना रहे हो, फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं नहीं होगी। बट यार सर्वाइव करने के भी तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएँगे? तो वो भी एक फैक्टर है, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा उस पे नहीं पड़ता हूँ। ज़्यादा है तो ईटीएफ बाय कर लो यार, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा फंडामेंटल चेक करना, कुछ करना, ईटीएफ बाय करो निफ्टी के और छोड़ते जाओ। जितना डिप आ रहा है बाय करते जाओ। अभी चाइना का इंडेक्स भी 50% डाउन पे था, फिर बाउंस किया था, वापस से 50% डाउन पे। तो चाइना का इंडेक्स का भी ईटीएफ बाय कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है बट आप एक बार देख लेना ईटीएफ बहुत सारे हैं, तो वो हेल्प कर देंगे। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में अफ़रा-तफ़री मची हुई है और अभी एफआईआईज़ ने फ्राइडे के दिन कुछ 12,000 करोड़ की सेलिंग 13,000 करोड़ की सेलिंग की है। और देखो एक चीज़ और समझो मार्केट में देखो बाउंस कैसे आता है, जैसे कोई बड़ा प्लेयर है अगर वो माल बेच रहा है, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, तो अभी लोकल प्लेयर जो है डीआईआईज़ हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर जो लोकल बॉडीज़ हैं, वो खरीद रही है माल, खरीदती जा रही है। लेकिन अब एक टाइम बाद ये खरीदना ही बंद कर देते हैं, बोलते हैं भाई अब तू और नीचे लाएगा ना, तब हम खरीदेंगे। तो फिर वहाँ पे सेलिंग रुक जाती है, थोड़ा-सा वहाँ से बाउंस बनता है, फिर जैसे ही एक अच्छा रेट मिलता है, तो फिर वहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है, फिर मार्केट गिरता है, तो ऐसे सब चलता रहता है। तो जब बड़े-बड़े फंड्स होते हैं, जो बहुत बड़े-बड़े साइज़ में होते हैं, उनको सेलिंग वगैरह करनी होती है ना, तो लिक्विडिटी जनरेट करनी पड़ती है और लिक्विडिटी जनरेट कैसे होगी? लिक्विडिटी के लिए वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं ट्रैप्स, जिनमें आप लोग फँसते हो हमेशा कि भाई बाउंस आ गया, स्टॉक यूँ ही करके जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई, खबरों में आया, लोग फँसे, लोगों ने यहाँ पे माल खरीदा और वहाँ से स्टॉक गिरना स्टार्ट। सो ये पंप एंड डंप भी इसी तरीके से ही होता है, तो भाई थोड़ा समझो, भागती हुई चीज़ में कभी मत घुसो। आपको अगर जाना है तो उसकी कंसोलिडेशन पीरियड जब वो कंसोलिडेट कर रहा है ना, यूँ-यूँ चल रहा है, मैं बनाता हूँ। जब मार्केट यूँ-यूँ चल रहा है, जब पोज़ीशन बना रहा है और एकदम से बूम करके भाग रहा है ऊपर, तो यहाँ पोज़ीशन बनाओ ना यार, इसके बीच में कहाँ घुस रहे हो? और आप लोग क्या डे कैंडल, 1 आवर कैंडल देखते हो तो उसमें नॉइज़ इतना होता है कि 1 आवर में दिखता है भाई अब तो मार्केट रिवर्स कर गया और मंथली में दिखता है कि भाई मार्केट बुलिश है।
सो आपको टाइम फ्रेम भी चेंज करके देखने पड़ेंगे। अगर आप पोजिशनल भी लेते हो तो मंथली में दिख रहा है कि भाई एक कैंडल बना है, फिर दूसरा कैंडल फिर मंथली में बन गया है, तीसरा फिर बन गया, तो ऐसे स्टॉक भागा जा रहा है। बट डेली में आपको दिख रहा है कि यार एक छोटी स्टार बन गया, फिर एक पैटर्न बन गया यहाँ पे और यहाँ से सेलिंग आ रही है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करके बैठ गए और स्टॉक फिर भागा चला जा रहा है वहाँ से। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, आपको सबके स्टडी करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे देखो यार ये भी इंडेक्स यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड था, उसके बाद इसने रैली दी, देखो कितना अच्छा रैली दिया है। तो आपको यहाँ कहीं एंट्री बनानी है, आप इसमें बोलोगे यहाँ बना लेता हूँ, तो आप यहीं की प्रॉफिट बुक करके भाग जाओगे। थोड़े से व्यू लंबे रखो, ये तो मैंने वीकली चार्ट लगाया, तो वीकली में आपको इतना अच्छा दिख रहा है। अगर आप डे या कुछ लगाओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ कि क्या हो रहा है। सो ऐसे आइडेंटिफाई करोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी चलेंगी। और इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, बाकी कल हम लोग देखते हैं कल कैसा क्या है। कल एक्चुअली मैं शायद थोड़ा बाहर जाने वाला हूँ, तो लेट्स सी कैसा क्या ट्रेडिंग होता है। और कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो कमेंट में आप डालिए, ट्राई करता हूँ आंसर करने का।